morning students. Today I am here with the next topic condition for electric current. इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हमने पढ़ लिया था. इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमने पढ़ लिया था. अब मैं आप लोगों को आज करंट के लिए कंडीशन क्या होती है वो कंडीशन बताने वाली हूँ करंट के फ्लो के लिए, और करंट के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक जाएंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशन फॉर करंट. किसी भी सर्किट में या कहीं पर भी करंट फ्लो होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जो कंडीशंस नेसेसरी हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं करंट के फ्लो के लिए हमारे पास एक सर्किट होना चाहिए, और वो सर्किट हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं क्लोज्ड पाथ. कोई भी क्लोज्ड पाथ होना चाहिए. मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आपने एक वायर रख दी. आपने खुद नोटिस भी किया होगा, आप एक नॉर्मली एल्यूमिनियम की तार रख देते हो, उस एल्यूमिनियम की तार में कोई करंट फ्लो नहीं होती है. सर्किट क्या होना चाहिए, अगर वो एल्यूमिनियम का वायर है, अगर वो कोई कंडक्टर है, तो उसको सर्किट कंप्लीट होना चाहिए. वहाँ पर उसे कनेक्शन उसके बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए. पूरा कंप्लीट सर्किट एक लूप की फॉर्म में होना चाहिए. दूसरी चीज़, एक फोर्स यहाँ पर ज़रूरी होता है करंट के फ्लो के लिए. अब ये किस तरीके का फोर्स होता है, ये फोर्स होता है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं हम इसको, या ड्राइविंग फोर्स भी हम इसको कहते हैं. ड्राइविंग फोर्स मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगी, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को क्या करेगा, धक्का देगा. एक तरीके से फोर्स करेगा उन्हें. एक स्प्रिंग को जैसे हम दबाते हैं, एक स्प्रिंग को जैसे हम प्रेस करते हैं, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये क्या करता है, उन चार्जेस को दबाता है, उन चार्जेस को फोर्स करता है ताकि वो उस सर्किट में मूव कर सकें. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ हम किसकी हेल्प से देते हैं, जनरली हम इन्हें सेल की हेल्प से देते हैं. ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाते हैं फिजिक्स में, सेल या बैटरी लगा देते हैं और उस सेल और बैटरी से यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कराते हैं. हमारे घरों में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो डायनेमो की वजह से आती है. डायनेमो वहाँ पर क्या कराता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कराता है. अब अगर कोई क्लोज्ड पाथ है, कोई सर्किट है, तो उस सर्किट में जो दो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो क्या क्या होती हैं. सर्किट में एक तो कंडक्टर होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए, और दूसरा उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए. वो एलिमेंट्स आपने अलग अलग पढ़े हुए हैं, तो उन बाकी एलिमेंट्स को हमने एलिमेंट्स कह दिया है जनरली. तो ये दो कंडीशंस ज़रूर होनी चाहिए किसी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए. एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होना चाहिए या फिर ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए. तो ये तो आ गई कंडीशन. अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है. अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कितने टाइप की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, कितने टाइप की, मतलब अलग अलग टाइप. अगर आप पढ़ते हो, अगर आप करंट में कुछ भी चेंज देखते हो, तो उस चेंज के अकॉर्डिंगली उसे एक नाम दे दिया गया और उन्हीं को डिवाइड कर दिया गया है हमने अलग अलग टाइप्स में. तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी करंट भी कहते हैं. डीसी करंट, डायरेक्ट करंट हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिर सेम रहेगा. और इनका जो सोर्स होता है, वो सोर्स क्या है, जनरली सेल होता है. अगर मैं आपको डीसी करंट का ग्राफ बना करके दिखाऊं, तो ये रहा मेरा वाई एक्सिस में मैंने शो किया है इलेक्ट्रिक करंट, एक्स एक्सिस में मैंने शो किया है टाइम. तो टाइम के साथ साथ आप देख रहे हो, पहले यहाँ 0 टाइम था तब करंट यहाँ पर थी, 1 सेकेंड में यहीं पर रही करंट, 2 सेकेंड में करंट यहीं रही, 3 सेकेंड में करंट यहीं रही, 4 सेकेंड में करंट यहीं रही. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है. इसका मतलब मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रही है. अब इसके बाद आ जाता है जो दूसरी करंट होती है, वो होती है वेरिएबल करंट. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये करंट चेंज होती होगी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता होगा. तो वेरिएबल करंट क्या है, मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर टाइम. मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा. किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, मैंने इसी वाले में आपको शो कर दिया है. ये इस तरीके से 0 सेकेंड पे करंट यहाँ पर 0 थी, 1 सेकेंड में करंट यहाँ पहुँची, 2 सेकेंड में यहाँ पहुँची, 3 सेकेंड में यहाँ पहुँच गई, 4 में यहाँ पहुँच गई. तो ये करंट चेंज होती जा रही है बार बार, तो इसलिए हम इसको कहेंगे वेरिएबल करंट. ठीक है, थर्ड आ जाता है इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस से बच्चों क्या समझते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर. तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको करंट कब मिलेगी, जब आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करोगे. ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये करंट मिलती है, इसलिए हम इसको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट भी कहते हैं. अब होता कैसे है, मैं आपको चार्जिंग का प्रोसेस बता देती हूँ कि कब ये करंट किस इंस्टेंट पे ये एकदम से कम हो जाती है. ये मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर दिया है एक वोल्टेज सोर्स से या एक सेल से.
अब इस सेल से आप प्रोवाइड कराओगे यहाँ पर चार्ज, तो जब जैसे ही यहाँ पर चार्ज मूव होने लगेगा, सर्किट में इस तरीके से चार्ज जाएगा तो एकदम से यहाँ पर करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा चार्ज यहाँ इकट्ठा होने लगेगा, प्लस क्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस क्यू बहुत इकट्ठा हो चुका है, तो अब यहाँ रिपल्शन होने लगेगा। रिपल्शन होने लगेगा तो एकदम से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज मूव होना कम हो गया, चार्ज की स्पीड भी कम हो गई है, तो एकदम से करंट कम हो जाएगी। तो जितने टाइम में करंट कम हुई ना, वो टाइम बहुत कम होता है, एकदम से ज़ीरो पे आ जाती है करंट, बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो वही है आपकी इंस्टेंटेनियस करंट, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट क्या हो गई, कम हो गई। इसका अगर मुझे ग्राफ शो करना है तो इसका ग्राफ हम ऐसे शो करेंगे, वाई एक्सिस में हमने शो किया है इलेक्ट्रिक करंट और एक्स एक्सिस में हमने शो किया है टाइम। ये इस तरीके से पहले एकदम से बढ़ गई थी करंट की वैल्यू, यहाँ से एकदम से बिल्कुल नीचे आ गई है करंट, ठीक है। तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस करंट का डायग्राम। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, डीसी और एसी और डीसी में डिफरेंस वहाँ पर खूब पढ़ा है आपने। तो यहाँ अल्टरनेटिंग करंट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसका कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और इसकी डायरेक्शन एक पीरियड के बाद चेंज होती है। एक पीरियड के बाद मतलब मान लीजिए जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो जा रहा है 0 से 10, यहाँ था 0, 0 से यहाँ 10 गया, अब 10 से फिर से 0 हो जाएगा, मतलब इस तरीके से ये 0 से 10 गया, 10 से ये 0 आ गया, ठीक है। फिर 0 से यहाँ पर 10 गया और 10 से 0 आ गया, बट करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। ये 0 से 10 और 10 से 0 जाने में पॉजिटिव डायरेक्शन थी करंट की, आप देख रहे हो ऊपर की डायरेक्शन में गया है। अब इस 0 से यहाँ 10 आने में और इस 10 से 0 जाने में इसकी डायरेक्शन फिर नेगेटिव हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो एक पीरियड के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक पीरियड के बाद कैसे, 0 से 10, 10 से 0, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही हुआ, तो ये एक कांस्टेंट पीरियड हो गया, मतलब एक पीरियड के बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और मैग्नीट्यूड इसका कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, इसलिए इस करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पर आपने अल्टरनेटिंग करंट का पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, अभी नहीं, आगे आप इसका चैप्टर पढ़ेंगे। अब अल्टरनेटिंग करंट जब आपने पढ़ ली, अल्टरनेटिंग करंट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का यहाँ पर क्या मतलब है बच्चों, डेंसिटी से आप समझते हो, जब आप मास डेंसिटी की बात करते हो तो आप कहते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हम करंट डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। तो अभी करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक छोटे से पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। वो छोटा सा पॉइंट क्या है बच्चों, जब हम सर्किट में करंट की बात करते हैं तो करंट की बात करते वक्त हम करंट की डायरेक्शन बताते हैं। हम बोलते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो अगर हम उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर पा रहे हैं, हम उसकी डायरेक्शन बता पा रहे हैं, तो वहाँ से ये लगता है हमें कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों होती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि कभी भी अगर आप किसी सर्किट में करंट को चेक करोगे तो वो हमेशा स्केलर एडिशन के रूल को फॉलो करती है। स्केलर एडिशन के रूल को कैसे फॉलो करती है, मैं आपको ये दो डायग्राम्स मैंने बनाए, मैं दोनों से आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, वायर है, इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से कोई करंट का सोर्स है और यहाँ से भी कोई करंट का सोर्स है, दो सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर एक वायर यहाँ से बीच से ऐसे जोड़ी हुई है, यहाँ इस तरीके से कनेक्शन दिया है। तो 5 एम्पियर करंट यहाँ आ रही है इस डायरेक्शन में और 3 एम्पियर करंट आ रही है इस ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो अगर आप इन दोनों इधर नेट करंट इस सर्किट में ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप 5 - 3 कर दोगे, इधर नीचे की डायरेक्शन और ये ऊपर को डायरेक्शन है, इसलिए 5 - 3 आपकी 2 एम्पियर आ गई नेट करंट, और उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि बड़ा वाला नंबर नीचे, जो बड़ी वाली करंट है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो नीचे की तरफ है उसकी डायरेक्शन। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है एक्चुअली, देखो ये 5 एम्पियर वाली करंट इधर चली गई, 3 एम्पियर इधर चली गई, दोनों ऐड होकर के इधर बन गया है 8 एम्पियर, ठीक है। तो इसने क्या फॉलो किया है बच्चों, स्केलर एडिशन का रूल फॉलो किया है। अगर इस वाले डायग्राम से अच्छे से नहीं समझ आए, यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जब आप क्लास 10th में पढ़ते थे ना रेजिस्टेंस वाला, रेजिस्टेंसेस के लिए निकालते थे, पैरेलल रेजिस्टेंसेस के लिए, तो आप ये कहते थे कि यहाँ से एक करंट आई और अब एक करंट इस वायर में, इस करंट का कुछ पार्ट इस वायर में चला गया और कुछ पार्ट इस वायर में चला गया। तो इसका और इसका सम टोटल इसको देगा ना हमें, ये इसका सम और इसका सम टोटल हमें ये देगा। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है,
है ना, लेकिन फिर भी हमें इन दोनों का सम ये वाली टोटल करंट दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्केलर एडिशन को फॉलो कर रहा है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर एडिशन आपको मालूम है कैसे ऐड करते हैं हम दो वेक्टर्स को, है ना, दो वेक्टर्स को ऐड करके कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वो तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये जो करंट है हमारी, ये किस तरीके की क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो एक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, 1 एम्पियर करंट क्या होती है, ठीक। 1 एम्पियर करंट को अगर आपने डिफाइन करना है तो बच्चों हमें फॉर्मूला मालूम है इलेक्ट्रिक करंट का, होता है I = Q/T। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अगर T को 1 सेकेंड कर दो आप, तो ये इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर हो जाएगी, जितना उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना भी चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए 12 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 12 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है, 1 सेकेंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी, 12 एम्पियर, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 एम्पियर हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये टाइम भी 1 हो जाए और ये चार्ज भी 1 हो जाए, मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो तो ये इलेक्ट्रिक करंट कितनी फ्लो होगी वहाँ से, 1 एम्पियर। तो यही हम इसकी डेफिनेशन में लिख देते हैं, व्हेन द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज सच दैट 1 कूलम चार्ज पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन एवरी 1 सेकेंड। मतलब कंडक्टर में करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है कि 1 कूलम चार्ज पास होगा एक क्रॉस सेक्शन से इन एवरी 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड में, देन द करंट फ्लोइंग इन सर्किट इज 1 एम्पियर। तब जो करंट फ्लो होगी सर्किट में वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो यहाँ तक तो हमने करंट के बारे में पढ़ लिया, 1 एम्पियर करंट कब होगी, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकालते हैं। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है आपका और ये है इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से चार्जेस फ्लो होंगे, मतलब ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इस एरिया से ही तो फ्लो होगी ये करंट पर यूनिट एरिया, ये तो बहुत बड़ा एरिया है, इसमें यूनिट सेक्शंस एरिया के होंगे। तो यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो हो रही है उसी को हम कहते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। जो इसके अलग अलग सेक्शंस बनेंगे 1 यूनिट के, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, तो यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो होती है उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। सो करंट पर यूनिट एरिया स्मॉल j = I/A। ये स्मॉल j क्या है, करंट डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन है, करंट डेंसिटी का सिंबल है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं बच्चों, I है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है, क्योंकि नीचे एरिया है और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट। अब बच्चों J कैसी क्वांटिटी है, J वेक्टर है या स्केलर, तो देख लो J के फॉर्मूले में ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये है स्केलर क्वांटिटी और एरिया है वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर पढ़ा था ना हम लोगों ने पीछे, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्केलर और एक वेक्टर का जब भी हम ऑपरेशन कराते हैं हमको रिजल्ट में क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो ये जो करंट डेंसिटी है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया J इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन J वेक्टर डॉट A वेक्टर = I, ठीक है। और दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट आप करते हो तो आपको मालूम है आपको यहाँ से मिल जाएगा JA cos थीटा, आपको मिल गया है ये JA cos थीटा। अब इस cos थीटा का क्या मतलब है, ये थीटा क्या है बच्चों, थीटा है एंगल बिटवीन J एंड A। एरिया और इस करंट डेंसिटी के बीच में क्या है, एंगल है, करंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल है। तो इसके लिए इस केस में देख लेते हैं हम, ये है हमारी एरिया की डायरेक्शन। क्यों है ये एरिया की, अगर एरिया आपका इस तरीके से है तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उसके नॉर्मल होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, उसके परपेंडिकुलर होती है या नॉर्मल होती है। तो ये है आपकी एरिया की डायरेक्शन और करंट जो आपकी फ्लो हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया है बच्चों, 0, ठीक है। तो जिस केस में एंगल 0 होगा, cos 0 हो जाएगा, तो उस केस में I = मिल जाएगा आपको JA, ठीक है। बट अगर ये एंगल 0 नहीं है, एंगल 0 किस केस में नहीं होगा वो केस भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला केस, मान लीजिए इस कंडक्टर को आपने ऐसे तिरछा काट लिया इस तरीके से, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, ये इसकी कटिंग है, इस तरीके से काट लिया, तो ये हो गया एरिया। अब इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन है ये, तो अब तो इन दोनों के बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है ना।
तो इस केस में अब इस एंगल थीटा का भी रोल होगा, मतलब इस वाले केस में आप जे ए कॉस थीटा लगाओगे, और जब जे और ए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इस केस में आप I इज इक्वल टू जे इंटू ए कर दोगे। तो ये हो गया आपका करंट डेंसिटी, ठीक है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ते हुए आए हो, ओम्स लॉ क्या होता है, मैं आपको ओम्स लॉ बताती हूँ बच्चों। अगर देखो कोई ये कंडक्टर है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किसी वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर सेल लगा रखा है। अब इस सेल से क्या होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करेगा ये सेल, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर मान लीजिए करंट आई है, आपने सर्किट में कोई एमीटर भी लगा लिया है मान लो, ठीक है, सॉरी यहाँ कोई एमीटर लगा दिया आपने। अब क्या कर रहे हो, आप एमीटर से देख रहे हो करंट को, आई मेजर हुई करंट। अब आप क्या कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद आपने इस वोल्टेज सोर्स को चेंज कर दिया, मतलब आप और ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। ऐसा ही एक और सेल जोड़ दिया आपने और इसको बैटरी बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट आएगी उसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ और दिख रही है। आपने फिर वोल्टेज बढ़ाई, फिर इलेक्ट्रिक करंट कुछ और दिख रही है, फिर कुछ और दिख रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, V इज़ प्रपोर्शनल टू I। ये जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ये हमेशा इस वोल्टेज के, इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, या ये जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे या जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये पता चल गया। तो बस इसी को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में कह देते हैं। देखो जब भी ओम्स लॉ लिखने के लिए आता है तो आप सिर्फ इतना लिख करके बात खत्म नहीं करेंगे दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I, सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे, आपको स्टेटमेंट भी लिखना होता है, ठीक है। तो आप क्या, इन अ कंडक्टर इफ ऑल एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, टेम्परेचर प्रेशर, देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो ये जो करंट है वो हमेशा इस पोटेंशियल डिफरेंस के, जो इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश किया है इस सेल ने, उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया है V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है कैपिटल R, और यही जो कांस्टेंट है ये आपको एक नई वैल्यू या एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कराता है, जो आप क्लास 10th में तो आप पढ़ के ही आए हो, फेमिलियर हो, ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। ये हो गया इस रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बट बच्चों ये रेजिस्टेंस होता क्या है, ये रेजिस्टेंस जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्ट कब होगी, जब क्या होंगे, चार्जेस तो फ्लो हो रहे हैं तब इलेक्ट्रिक करंट आ रही है ना, जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तब इलेक्ट्रिक करंट आ रही है। तो चार्जेस फ्लो होने में कुछ कोलिजन्स भी होंगे, और वो जब कोलिजन होंगे तो वो क्या करेंगे, जो चार्जेस का मोशन था उसको थोड़ा सा डिले कर देंगे, थोड़ा सा लेट कर देंगे, थोड़ा रोक देंगे, या उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो इन कोलिजन्स की वजह से कौन आता है, रेजिस्टेंस आता है। ये जो रेजिस्टेंस है किसकी वजह से होता है, कोलिजन्स की वजह से। सो अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है ये रेजिस्टेंस, कॉज्ड बाय कोलिजन्स, और किसकी वजह से होता है, कोलिजन की वजह से। इसकी यूनिट होती है ओम, और इस यूनिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, ये है ओम, ठीक है। अब बच्चों 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये 1 ओम कब होगा ये रेजिस्टेंस, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 ओम हो और ये इलेक्ट्रिक करंट भी कितनी हो, 1 एम्पियर हो। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से फ्लो होगी, और उसके कंडक्टर के जो एंड्स हैं उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। तो पढ़ लेते हैं इसका स्टेटमेंट। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है 1 ओम, इन विच करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर, जिसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो होती है, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस इट इज 1 वोल्ट, और जब उस पर हमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया हुआ है, 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। तो ये हो गया आपका 1 ओम रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है बच्चों, वो आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कब आई, कैसे आई, रेजिस्टिविटी के बारे में आपको कैसे पता चला, और ये रेजिस्टिविटी होती क्या क्या, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, देख लेते हैं।
बच्चों अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों की बात करो जिन पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, एल लेंथ है इस कंडक्टर की, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ये हो गई इसकी एल लेंथ और ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज़्यादा ये लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा वो चार्जेस को मूव करना होगा, उतने ही ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, तो रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरा, ये जो रेजिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये एरिया जितना क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये रेजिस्टेंस उतना कम, ये एरिया जितना कम होगा ये रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। वो कैसे, वो भी आपको समझा देती हूँ, आपको सिर्फ स्टेटमेंट पता है, लेकिन देखो ये एरिया जितना, अभी ये एरिया इतना है, तो यहाँ चार्जेस को कोलाइड करने के लिए जगह ज़्यादा मिल रही है ना। एरिया यहाँ पर कितना है, इतना एरिया है, तो यहाँ पर चार्जेस के कोलिजन के लिए कुछ जगह है, ठीक है। अब ये एरिया आप बढ़ाओगे या घटाओगे, ठीक है, जितना बढ़ाओगे घटाओगे, अगर ये एरिया आपने कम कर दिया तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, एरिया आपने इतना कम कर दिया, लो इतना कम कर दिया और चार्जेस यहाँ से उतने ही आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, तो अब इन चार्जेस का कोलिजन इधर पे भी होगा, इधर भी होगा, बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब आपने एरिया बढ़ा दिया, एरिया आप बढ़ा दोगे तो कोलिजन्स क्या होंगे, कम होंगे एज कम्पेयर टू बिफोर, जितने पहले कोलिजन हो रहे थे उससे कम कोलिजन होंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। अब इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको मिल जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये मिल गया। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाओगे, इक्वालिटी में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा रो, जिसको हम कहते हैं रो, और यही जो रो है इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। कैसे कहेंगे अब इसको रेजिस्टिविटी, पहले यहाँ से आप एक बार रो का फॉर्मूला निकाल लीजिए। इस इक्वेशन से अगर रो का फॉर्मूला निकालते हो तो आर ए अपॉन एल आ जाएगा, ये आर ए अपॉन एल। और अगर इस एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दो और इस लेंथ को 1 मीटर कर दो, तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये किसके बराबर आ रही है, रेजिस्टेंस के बराबर ही आ रही है, ठीक है। ये जो रो है ये रेजिस्टेंस के ही बराबर है। इसका मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है ये भी क्या होती है, एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होती है, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब एक अलग टाइप का रेजिस्टेंस है, वहाँ पर एक अलग कंडीशन है। तो स्पेसिफिक की कंडीशन क्या होती है, जब एरिया और लेंथ आपने 1 लिया तब ये रेजिस्टेंस के बराबर आया, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी बच्चों, वो यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। कैसे निकालोगे ओम मीटर, यहाँ ये आर है, इस आर की यूनिट रख दिया आपने ओम, एरिया की रख दिया आपने मीटर स्क्वायर, लेंथ की आपने रख दी है मीटर, मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचा ओम मीटर, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। अब इसके बाद हम डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की भी और रेजिस्टिविटी की भी। तो डायमेंशन निकालना बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप देखो, V अपॉन आई, V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन Q, Q की जगह आप फिर से I अपॉन T रख दीजिए, ये रख दिया I अपॉन T, यहाँ से ये T ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ अपॉन में बचा I स्क्वायर। वर्क की डायमेंशन रख दी ml2t-2, इसका रख दिया आपने टाइम, और I स्क्वायर का रख दिया है a स्क्वायर। ये सब सॉल्व करके आपको मिला ml2t-1 a-2, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी की डायमेंशन। रेजिस्टिविटी की डायमेंशन कैसे निकालोगे, रो इज इक्वल टू आर इंटू 1 मिनट, हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, रो इज इक्वल टू होगा आपका आर ए अपॉन एल, ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आर की जगह आपने इस आर की डायमेंशन रख दी है, ए है एरिया, एरिया की जगह आप एल स्क्वायर रख देंगे, और अपॉन में है एल, एल की जगह रख देंगे एल, ठीक है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको
क्या मिल जाएगी, रो की डायमेंशन। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, मैंने कुछ गलती कर दी थी पहले, तो आप इसको सॉल्व करने के बाद रेजिस्टिविटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस।